है एक बहुत बड़ी बात हमारे प्रश्नों में ये हमारे सामने रहेगी। ठीक है ना। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम 7 मई को सुबह 10:30 बजे के हम आसपास अपनी क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। और हमारा मुख्य जो उद्देश्य है कि जो हमारे सिलेबस के विभिन्न क्वेश्चंस हैं, जो विभिन्न प्रश्न हैं जो कि हमने इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको दिए हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो आगे कुछ दिनों में भी ये हमारे ऊपर डिस्कशन चलती रहेगी। तो मैं बार बार आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप अपने उत्तरों को ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। अब हम जैसे एक प्रश्न है, एक उसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चन डाला हुआ है राजपूतों को लेके। ठीक है ना। तो अब राजपूतों को लेकर विभिन्न सिद्धांतों के बारे में वो आपका चैप्टर है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो अब उसमें क्या है कि जब हम राजपूतों के बारे में अब उसमें क्या है कि वो विभिन्न धारणाएं हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति। तो जो पहले की जो पुरानी धारणाएं थी उनकी अपना उत्पत्ति को लेकर, जैसे अग्निकुल का सिद्धांत, भारतीय सिद्धांत, विदेशी सिद्धांत, तो उसके बारे में लिखते हुए अब जो आधुनिक जो सिद्धांत हैं उनके बारे में, जैसे बी.डी. चट्टोपाध्याय जैसे इतिहासकारों का ये कहना है कि ये जो राजपूत थे ये लोकल जो है लैंड मैग्नेट थे, जिनको सामंत, रावत इत्यादि की उपाधियों से नवाजा जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे कृषि का विस्तार होना शुरू हो गया और कृषि अपना अर्थव्यवस्था जो है वो ज़्यादा ताकतवर जब हो गई, तो इन लोगों की शक्ति, इन राजनीतिक लोगों की शक्ति बहुत बढ़ गई और इन्होंने बहुत बड़े भूभाग के ऊपर उस तो कृषि की, तो वो कहते हैं कि ये जो कृषिकरण की जो प्रक्रिया थी वही राजपूतीकरण की प्रक्रिया के रूप में 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी में हमारे सामने आती है। और हम ये भी जानते हैं कि राजपूतों के 36 कुलों की बात की जाती है। तो इसलिए अगर तो आपको प्रश्न का जो नेचर है वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है। अब जैसे एक प्रश्न है चोला स्टेट का नेचर क्या था और इसकी प्रशासनिक और दूसरी तरह की जो व्यवस्था थी उसके बारे में आपको बताएं। तो एक प्रश्न जो है वो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में है और दूसरा चोला की कला और संस्कृति के बारे में, जो कि बड़ी अच्छी तरह से आपके नोट्स में दिया हुआ है। और मैंने जो है वो सतीश चंद्र वाली जो मैंने पुस्तक है उसके भी नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। तो वो भी जो है नोट्स मैं जो चोल, क्योंकि कुछ मुझे स्टूडेंट ने बोला था कि चोला वाले जो नोट्स हैं जो आपने हमारे पास जो हैं भेजे थे, मैं उसको आज फिर एक बार चेक करके आपको वो मैं भेज दूंगा। तो बड़े अच्छे तरीके से आपको वो पूरा चैप्टर चोला का के पहले जो हैं वो संगम काल में वो आते हैं और फिर धीरे धीरे जो उनके राजा हैं विजयालय, राज राजा, तो मैंने शॉर्ट नोट में राज राजा और राजेंद्र चोल के बारे में भी मैंने उसका मेंशन किया हुआ है। तो आप ये ध्यान रखना कि वो शॉर्ट नोट में भी जो हमारे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जो पार्ट्स हैं, उनके बारे में भी हम पूरा का पूरा डिस्कशन हम करते हैं और वो मैंने पूरी तरह से उसके अंदर आपको लिखा हुआ है। तो अब मान लीजिए कि एक शॉर्ट टिप्पणी आती है राजा चोल व राजेंद्र चोल। तो कई बार ये दोनों शासकों के भी नाम आ जाते हैं, लेकिन कई बार एक अलग अलग जो है शासकों के नाम
भी आ जाते हैं। तो अब आपको राजा चोल और राजेंद्र चोल की उपलब्धियों के बारे में लिखना है। तो जब हम उनकी कला और संस्कृति की जब हम बात करेंगे तो उसका ये सीधा सीधा ये अर्थ होगा कि चोलों ने 9वीं और 10वीं शताब्दी में मंदिर निर्माण की कला को बहुत बड़े पैमाने पर उसको बनाया, और उसके अंदर वो द्रविड़ शैली के मंदिर हमें चोल काल में दिखते हैं। जो द्रविड़ शैली क्या होती है कि उसके अंदर बहुत बड़े गेट जिसको बोला जाता है मंडपम, और बहुत बड़े शिखर जिसको बोला जाता है विमान। तो वो सारा डिस्कशन उसमें हमने करना है। और उसके साथ साथ एक चीज़ है कि मंदिर जो थे वो आर्थिक सतह के बहुत बड़े केंद्र बन गए थे। और क्या नाम इंग्लिश मीडियम में जो है वो साथ में क्या है कि चोलों का जो है वो अलग से वर्णन नहीं दिया गया है। तो वो कोई इशू नहीं है। आप देखेंगे कि उसको क्या नाम होयसोला और केकट्टिया के साथ जोड़कर दिया हुआ है। लेकिन जो आपके नोट्स हैं SOL वाले, उसमें बहुत अच्छी तरह से चोलों के बारे में बताया गया है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने वो सतीश चंद्र वाला नोट्स मैं एक बार फिर से उसको आपको सेंड कर दूँगा। तो कहने का ये मतलब है कि कोई ऐसा टॉपिक आपको नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो हम 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन इस तरह की आपको किसी भी तरह की गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास जो जितने अपना चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे ही आपको जो है लेने हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कौन सा चैप्टर जो है वो मान लीजिए कि हो सकता है कि वो किसी खास चैप्टर में से 2 क्वेश्चन डाल दें, है ना। तो ये तो विश्वविद्यालय और डिपार्टमेंट की इच्छा है, ऐसा जो है हो। तो आपने अब सिर्फ 5 चैप्टर किए हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा आपको हमेशा वो सिलेबस कोशिश करनी चाहिए कि वो सिलेबस का कोई भी पार्ट ना छूटे। और जब आप क्वेश्चन करें तो हमेशा ये कोशिश करें कि 5 के 5 क्वेश्चन पूरे किए जाएं। और तीसरी बात यह है कि क्वेश्चन करते वक्त हमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत अधिक ध्यान रखना है ना। तो आपको जब टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कि मुझे अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो आपको पहले 5 से 10 मिनट 5 से 7 मिनट जो है वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में देने चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ नहीं आता है ना। तो हम होता है कि तो हम घबरा जाते हैं। तो हमें वो बात नहीं करनी है। आपको 5 से 7 मिनट तक वो क्वेश्चन वो पेपर को पढ़ना चाहिए, और उसमें से जो बेस्ट क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर आपको लिखना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि वो सिर्फ एक रात पहले पढ़ेंगे, है ना। आप में से तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं, ऐसा स्टूडेंट है कि जो सिर्फ एक रात पहले पढ़ेगा? है कोई ऐसा स्टूडेंट? मुझे बताएं। हेलो। हाँ वही ना। तो कोई ऐसा स्टूडेंट मैं नहीं सोचता जिन्होंने क्लास की है या फिर जिन्होंने ये ऑनलाइन क्लासेस की हैं वो एक रात पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है। तो आपको कंटिन्यूसली टाइम टेबल बनाकर आपको पढ़ना चाहिए। तो जब आपको ये लगे कि 2 क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं, लेकिन अगले 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है कि आप 2 क्वेश्चन पढ़ के बैठ जाएं, बोले भाई मुझे तो कुछ नहीं आता है। तो आप ये जरूर, जो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं वो 5 क्वेश्चन उनको 10 में से वो 5 क्वेश्चन उनको मिलेंगे, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो BA प्रोग्राम के 10 क्वेश्चन आपको सेट किए जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। अब कई बार मेरे से स्टूडेंट बहुत बार पूछते भी हैं, और ऑनलाइन में भी, और उसमें कि आंसर जो है वो कितने पेज का होना चाहिए।
तो ये देखिए, अगर तो आपको उत्तर बहुत अच्छा आता है तो फिर तो कोई जो है आपको पेजों की लिमिट नहीं होती। लेकिन अब समस्या क्या है कि आपको 3 घंटों में 180 मिनट में वो सारे 5 क्वेश्चन करने हैं 15-15 नंबर के। तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि हर एक प्रश्न का उत्तर 30 से 35 मिनट में वो आपको दे देना है, क्योंकि आपके पास 30 से 35 मिनट में। तो जब आप लास्ट में जब आपके पांचों जो क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपके पास लास्ट में 5 से 10 मिनट उसको रिव्यू करने के भी होंगे। तो इसलिए हमेशा से आप ये कोशिश करें कि आप सारे पांचों के पांचों क्वेश्चंस को अपना अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो अब पेज जो है जब हम बात करेंगे तो शीट के मैक्सिमम 3 पेज आगे पीछे, 1 2 3 4 5 6, बस। तो 3 जो पेज हैं मतलब 5 से 5.5 पेज पर आपको हम लिखना है 5 to 6 पेज। और इसका ये है मतलब कि एग्ज़ाम शीट के जो 3 पेज हैं उससे आगे आपको नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप अगर आगे लिखेंगे तो आप उन पूरे प्रश्नों को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके उत्तर लिखने में, है ना। तो 5 से 6 पेज, ये नहीं कि आपको एग्ज़ाम शीट के 5 से 6 पेज, वो तो फिर 10-12 पेज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 मैक्सिमम आपको शीट के आपको आगे पीछे करते हुए क्योंकि अगर शॉर्ट नोट हैं तो वो आपको 2 लिखने होंगे। तो 2.5 पेज पे एक शॉर्ट नोट और 2.5 पेज पे आपको दूसरा शॉर्ट नोट करना है। क्योंकि अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि आपके सारे प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो समस्या जो है वो वही आती है कि क्या होता है कि ये होता है, हमारे साथ भी ये होता था कि भाई हमें पहला प्रश्न इतना अच्छा लगा कि हमने उसके 7-8 पेज भर दिए, और फिर जब हमने दूसरा किया तो उसके भी हमने 7-8 पेज भर दिए। लेकिन अब हमने देखा कि 2.5 घंटे हो गए, लेकिन प्रश्न हमारे कितने हुए? 2। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। तो उस चीज़ से हमको बचना है कि आपको जितना आता है आप उसको लिमिटेड टाइम के अंदर रखें। क्योंकि अगर आप सारे, भाई मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छे तीन ही प्रश्न किए, ठीक है ना, 15-15 नंबर के, भाई ठीक है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए कि 3 अगर प्रश्नों में आपको 30 नंबर नहीं मिले तो आप क्या करोगे? तो ये बड़ा मुश्किल काम आपके लिए हो जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा लिखने से बचना है, उतना ही लिखना है जितना कि आप आसानी से उन 5 क्वेश्चन को कर सकें। और फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी उत्तर को लिखने में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं बात कर रहा था, जब वो कई बार ये होता है कि सामंतवाद वाला जो प्रश्न है, उस सामंतवाद वाले प्रश्न पर हम जो है दोबारा आते हैं। तो अगर तो वो पूरा लिखेगा कि भाई सामंतवाद क्या है, इसकी क्या व्याख्या क्या है। तो जो इतिहासकारों के बीच में जो विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं हैं वो आपको सारी ध्यान से करनी है। तो अगर हम देखें, अब जैसे मैंने आपको चोल के बारे में बता दिया, राजपूतों के बारे में बता दिया, फिर जो है वो लास्ट में जो आपके लास्ट के जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। अब वो चैप्टर नंबर जो 8 है वो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने डाले हुए हैं 2-3। पहला बनता है कि अरबों पर सिंध की विजय और उसके ऐतिहासिक स्रोत। तो शुरुआत में आपको इस चैप्टर में मिलेगा कि किस प्रकार सिंध के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, हमला किया, और उस हमले के स्रोत कौन कौन से थे। तो आपको और उस हमले के परिणाम क्या रहे, तो वो हम पिछली क्लासेस में बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको जब भी अरब पर हुए अरबों के
हमले में, क्योंकि जैसे हमने आपको क्लासेस में बताया है कि मोहम्मद साहब जब आए दुनिया में तो उन्होंने एक नया धर्म बनाया, इस्लाम। और इस्लाम धर्म बनाने के बाद जो है आगे जो मुसलमान थे उन्होंने अपनी सत्ता को विजयों के द्वारा आगे बढ़ाया, और अरबी सेना ने धीरे धीरे विश्व के अनेक भागों पर अपना कब्जा करना शुरू किया। और उसके बाद मोहम्मद साहब के बाद 4 खलीफा हुए, और खलीफाओं के बाद फिर आगे उनकी सत्ता बढ़ती चली गई। लेकिन भारत पर अरबों ने 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, और यहाँ उसके स्रोत यहाँ बहुत अधिक लूटपाट मचाई, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम भारत के इतिहास पर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो जो सिर्फ सिंध के क्षेत्र के ऊपर उनका जो है वो प्रभाव रहा। लेकिन हमें ये भी स्रोतों के द्वारा हमें ये भी ज्ञात होता है कि इस्लाम का जो भारत में प्रादुर्भाव हुआ वो हमले से पहले जो अरब यात्री थे और बहुत सारे मुस्लिम यात्री यहाँ पर अपना आते थे प्रचार करने के लिए धर्म का, उनके द्वारा यहाँ आना हुआ। और जो अरब व्यापारी थे वो केरल और कालीकट के तट के ऊपर व्यापारियों के रूप में यहाँ रहे, और उन्होंने अपनी व्यापारिक बस्तियाँ बनाई। तो उन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए हमें इस तरह का उत्तर लिखना है, लेकिन हमें स्रोतों के बारे में ज़रूर जो है हमें मेंशन जरूर करना है, और उसके प्रभाव के बारे में। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न महमूद गजनी है ना, क्योंकि मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि महमूद गजनी के गंगा के घाटी के ऊपर आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि महमूद गजनी ने 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है ना। और ये जब उन्होंने आक्रमण किया तो सबसे जो उनका फेमस जो आक्रमण था, प्रसिद्ध, वो था सोमनाथ मंदिर। लेकिन गंगा घाटी तक वो अपने आक्रमण अभियानों को ले गए। और उस काल में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष के ज़माने में कन्नौज जो शहर था वो महमूद गजनी के आक्रमणों के कारण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो गंगा के घाटी के मैदान के कारण क्या हुआ कि महमूद गजनी ने जो छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियाँ थी भारत में, उनको उसने छिन भिन कर दिया, और भारत में एक तरह की जो कहते हैं ना कि राजनीतिक एकता का पूरी तरह से अभाव हो गया। कोई भी केंद्रीय शक्ति यहाँ नहीं थी जो आगे मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए का जो मुकाबला कर सके। तो उन्होंने भारत में मुस्लिम शासन की नींव की शुरुआत कर दी। तो महमूद गजनी के डिफरेंट आक्रमण का करते और भारत पर उसके प्रभाव, लेकिन हमें साथ में ये भी रखना है कि महमूद गजनी की आक्रमणकारी इमेज के साथ साथ हम देखते हैं कि उसके साथ आने वाला एक स्कॉलर या एक विद्वान जिसका नाम था अल-बर्नी, वो यहाँ आता है और वो भारत के अनेक क्षेत्रों में घूमता है। तो वो भारत के उस काल के भारत के बारे में एक जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में वो हमको बताता है। और वो लगभग 5 से 10 साल जो हैं वो भारत में रहता है, और यहाँ पर वो संस्कृत भाषा का जो है अध्ययन करता है, और वो अपनी एक पुस्तक लेता है किताबुल हिंद, है ना। तो किताबुल हिंद के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर जो है वो कई बार उसके बारे में हमारे से उत्तर पूछ लिया जाता है। इसलिए हमें उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अल-बर्नी नाम का या बिरूनी भी उसको कहा जाता है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में भी हमसे पूछ लिया जाता है कि अल-बर्नी एक विद्वान थे और भारत में वो महमूद गजनी के टाइम में आए थे। जो उनकी किताब है उनकी अपना पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद नाम की जो पुस्तक थी, उसमें उन्होंने
उस काल का 10वीं शताब्दी के भारत का उन्होंने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर वर्णन किया है। ठीक, तो इस तरह से हमें उन प्रश्नों को, उसके उत्तरों को हमें लेना है। और अब जो 14वां जो प्रश्न बनता है कि मोहम्मद गोरी जो गजनी के अंदर, क्योंकि इन सभी का जो है वो जो है वो किया, तो ये हमने सब पढ़ा हुआ है। मान लीजिए कि अगर आपके कुछ बच्चे, कई बार क्या होता है कि जब हम 12वीं क्लास कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा मुझे क्वेश्चन पूछा ये अनु ने कि अब 12वीं में, कहीं 12th में कई बच्चों के पास हिस्ट्री होती है और कईयों के पास नहीं होती है। लेकिन जिन बच्चों के पास हिस्ट्री है उन्होंने इसको बड़े विस्तार से पढ़ा है। अब हमें जो है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो 12th के अंदर क्या होता है कि हमारे पास वो जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो बड़ा डिफरेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कि बोर्ड में तो ये क्या नाम, क्वेश्चन